हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लर्नर्स हैं, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बताते चलें कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण करना आना ज़रूरी होता है। उसको समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही सिंपल वे में हम बच्चों को ये समझा पाएँ कि किस प्रकार हम शुरुआती दौर में जब हमें 12 टेंस को ट्रांसलेट करना या किसी भी प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं आता है तो हम उसको कैसे करें। आइए, उसके लिए जो हमने छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हम समझाना शुरू करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या होती है? क्रिया। आप सभी जानते हैं कि वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से ही हमारे काल का यानी कि टेंस का निर्धारण होता है। तो क्रिया का वह रूप जो हमें वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल, पास्ट टेंस या भविष्य का बोध करवाता है उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि टेंस होता क्या है? टेंस वर्ब का ही एक ऐसा रूप होता है जिससे हम टेंस का निर्धारण करते हैं। यानी कि वर्ब ही हमको किसी वाक्य में यह बताती है कि कोई वाक्य किस काल का है यानी किस टेंस का है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं जो कि क्रिया के आधार पर होते हैं, यानी क्रिया ही यह डिसाइड करती है कि कोई वाक्य किस काल का है। उस आधार पर हमारे वाक्य 3 कालों के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसे हम भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। यानी कि क्रिया ही हमें यह बताएगी कि कोई हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। अब हम एक चीज़ ये समझते चलते हैं कि वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। अभी हम आगे इसी वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताते चलें कि वाक्य में जो हमारी क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होना क्रिया और एक करना क्रिया। होना क्रिया को हम वर्ब टू बी मीन्स होता है होना, यानी कि वो क्रियाएं जो सिर्फ होना के रूप में होती हैं, वाक्य में केवल किसी नाउन का होना प्रतीत होता है, तो वहाँ पर हमारी जो वाक्य की मेन वर्ब होती है वो होना क्रिया के किसी रूप में होती है। उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे किसी कार्य का किया जाना प्रकट होता है, उन्हें हम एक्शन वर्ब कहते हैं। तो एक्शन वर्ब जब हमारे वाक्य में होती है तो हमारे सेंटेंस 12 प्रकार के हो जाते हैं, जिन्हें हम 12 टेंस कहते हैं। मूलतः हमारे जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से प्रत्येक काल के 4 रूप हो जाते हैं। और वो कब होते हैं? जब वाक्य में हमारी कोई एक्शन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। तो 4 रूप कौन कौन से हैं? एक तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक काल के ये 4 रूप होते हैं। अब 3 काल हैं तो कुल मिलाकर हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। इनको आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में करना क्रिया बताया जा चुका है होती है तो हम तीनों कालों के प्रयोग 12 टेंस यानी कि जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण व भाषा को भली भांति सीखने के लिए हमें क्रिया के तीनों काल, जिन्हें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं, उसके लिए ये जो 12 टेंस हैं इनको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अभी जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा था उसको डिस्कस करते हैं। और इसको सभी स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से समझेंगे ताकि हमें खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जैसे वाक्यों को होना क्रिया के साथ मिक्स करने की गलती हम ना करें। तो अभी मैंने बताया कि क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो होना क्रिया और एक करना क्रिया। इनको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि होना क्रिया क्या होती है और करना क्रिया क्या होती है। जब किसी वाक्य में केवल होना क्रिया होती है, अर्थात वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, केवल कर्ता के बारे में किसी अवस्था का वर्णन किया जाता है, उसके बारे में कोई बात कही जाती है,
उसके अस्तित्व के बारे में कोई बात कही जाती है या उसके किसी गुण या दोष का वर्णन किया जाता है, तो वाक्य में काल के अनुसार हम क्रिया के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर रूपों का प्रयोग करते हैं। अब हमारी जो होना क्रिया होती है उसका प्रेजेंट टेंस में 3 रूप होते हैं, एक इज, एक आर और एक एम। पास्ट टेंस में 2 रूप होते हैं, वाज और वर। और फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल फ्यूचर का मेन पहचान होती है, तो विल और शैल के साथ में हम बी का प्रयोग करते हैं। तो होना क्रिया को हम इस प्रकार से यूज करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम के रूप में प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में वाज और वर के रूप में प्रयोग करेंगे और फ्यूचर टेंस में हम होना क्रिया को विल बी और शैल बी के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी कि हमारे वाक्य में यही वर्ब जो हैं वो मुख्य क्रिया का कार्य भी करेंगे। अब हम सिंपली ट्रांसलेट जब करना सीखते हैं तो हम सबसे पहले इस होना क्रिया से ही ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं, जिससे कि हम होना क्रिया और करना क्रिया को आपस में मिक्सअप ना करें, कोई ऐसी गलती ना करें। तो होना क्रिया का जो वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें जो होना क्रिया के 3 रूप हम प्रयोग करते हैं। पहला होता है इज, दूसरा होता है आर और एक तीसरा होता है एम। तो जब वाक्य में केवल होना क्रिया हो तो हम एक वचन जितने भी हमारे कर्ता होंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जैसे किसी चीज की तरफ इशारा करके हम उसको यह या वह पुकारते हैं, तो दिस और दैट कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाने पर हम या ही, जिसका प्रयोग हम किसी पुरुष के लिए करते हैं, या शी, जिसका उपयोग हम किसी स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, या इट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा कर्ता होता है जिसका प्रयोग हम यह और वह छोटी चीजों के लिए जिसे हम प्रयोग करते हैं, दोनों के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक वचन कर्ता का बोध कराने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि माई यंगर ब्रदर, माई फादर, माई मदर, योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ भी हम होना क्रिया का एक वचन रूप इज का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जितने भी हमारे बहुवचन कर्ता होंगे जो एक से ज्यादा किसी नाउन या प्रोनाउन का हमें बोध कराएंगे, जैसे कि एक से ज्यादा वस्तुओं की तरफ इशारा करके यदि हम कोई वाक्य कहते हैं तो हम हिंदी में ये का प्रयोग करते हैं, या वो हमसे दूर होती हैं तो वे शब्द का प्रयोग करके उनके बारे में कोई बात कहते हैं। तो जो हमारे ये दीज और दोज शब्द हैं, इसके अलावा हम जब सेकंड पर्सन किसी से बात कर रहे होते हैं उसको आप या तुम कहकर पुकारते हैं वो, उसके अलावा हम, वी, दे और वे सभी बहुवचनकर्ता का बोध कराने वाले वाक्यांश, जैसे कि माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताता है कि वो जो मेरा मित्र है वो एक नहीं, एक से ज़्यादा मित्र हैं, यानी कि मेरे मित्र। योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे, एक से अधिक बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, होना क्रिया का जो बहुवचन रूप होता है आर, उसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। अब एक सब्जेक्ट होता है आई, जो कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला प्रोनाउन होता है। इसे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी का प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस में होना क्रिया के जिस रूप का प्रयोग करते हैं वो है एम। तो अब इन इज, आर और एम का प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार करेंगे, या यूं कहें कि होना क्रिया का प्रेजेंट टेंस हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जब कोई वाक्य बनाते हैं तो उसका एक सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, या इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। उस वाक्य को बनाने का जो हमारा कर्म होगा कि वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है, कर्ता, अब कर्ता होता क्या है, वह शब्द जो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जो उस वाक्य में जिसके विषय में कोई बात कही गई होती है, वह इस केस में सब्जेक्ट होता है। उसके
वचन के अनुसार ही हम होना क्रिया के इन तीनों में से किसी एक रूप का प्रयोग करेंगे और उस वाक्य में जो भी ऑब्जेक्ट रूप में कोई शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा उसका प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, सोहन बीमार है, सोहन इज सिक। किसान गरीब होता है, यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, ये वाक्य है किसान गरीब होता है। इस वाक्य में हमें ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है जिससे कि किसान कोई कार्य कर रहा हो। यहाँ पर किसान की जो गरीबी है केवल उसके होने की बात की गई है, तो यह वाक्य द फार्मर इज पुअर इस सेंस में बनाया जाएगा। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेते हैं क्योंकि इन वाक्यों के भी अंत में ता है, ती है जैसे शब्द आ जाते हैं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि किसी वाक्य में होना क्रिया में ता है, ती है जुड़ा है तो वाक्य इज आर एम से ही बनने वाला वाक्य होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मानेंगे। एक अगला उदाहरण है, मेरा छोटा भाई शरारती है, माई यंगर ब्रदर। अब जो शरारती है वो एक व्यक्ति है, लेकिन वो है कौन? मेरा छोटा भाई। माई यंगर ब्रदर, तो इज का प्रयोग करेंगे, माई यंगर ब्रदर इज नॉटी। अगला एक उदाहरण है, तुम ईमानदार हो। अब तुम एक बहुवचन कर्ता की श्रेणी वाला प्रोनाउन है, तो यू के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑनेस्ट। मैं डॉक्टर हूँ, आई के साथ मैं बता चुका हूँ कि हम एम का प्रयोग होना क्रिया के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो हम वाक्य को बनाएंगे आई एम ए डॉक्टर। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो किस प्रकार बनाएंगे कि जो हमने सब्जेक्ट प्रयोग किया है जिसके साथ हम वचन के अनुसार इज आर या यदि वो आई है तो एम का प्रयोग करते हैं, ये उस वाक्य की मुख्य क्रिया मानी जाती है। उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और यदि वाक्य में कोई कर्म स्वरूप कोई शब्द बचता है तो हम उसका प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोहन बीमार नहीं है, सोहन इज नॉट सिक भी कह सकते हैं या इल भी। मेरा छोटा भाई शरारती नहीं है, माई यंगर ब्रदर इज नॉट नॉटी। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। ये मेरी पुस्तकें नहीं हैं, दीज आर नॉट माई बुक्स। ये तुम्हारी घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट योर वॉच। वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। थोड़ा बताते चलें कि कभी कभी हम वे के लिए दोज का प्रयोग करते हैं और कभी कभी दे का प्रयोग करते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी वे शब्द का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ हो तो हम वे के लिए दे का प्रयोग करें और अन्य पशु पक्षियों या निर्जीव वस्तुओं के लिए जब हम वे शब्द का प्रयोग कर रहे हों तो हमें दोज का प्रयोग करना चाहिए। इन चीज़ों को हम डीपली स्टडी करने का प्रयास करेंगे जब हम प्रोनाउंस पर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझें कि दे का प्रयोग मुख्यतः मानव जाति के लिए और दोज का प्रयोग अन्य सभी चीज़ों के लिए करते हुए वाक्य बनाते चलेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक से स्टडी कर रहे हैं। एक और उदाहरण, वे बकरियां नहीं हैं, दोज आर नॉट गॉड्स। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के किए जाने का बोध होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे वाक्य जिनके शुरुआत में ही क्या शब्द बोलकर या लिखकर कोई प्रश्न किया जाता है। इन वाक्यों को हम यस एंड नो टाइप वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमने वर्ब के रूप में इज आर एम प्रयोग किया है उसको वाक्य के शुरुआत में ले आते हैं, लेकिन क्या के लिए हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इज आर एम में से कोई एक का प्रयोग करते हुए फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और वाक्य में यदि नहीं का प्रयोग भी हुआ है तो नोट का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और हमारा वाक्य इंटरोगेटिव है तो यह क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या मीरा एक सुंदर लड़की है, तो मीरा एक वचन सब्जेक्ट है, तो क्या के लिए वाट का हम प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले जो इसके लिए प्रयोग होने वाली जो वर्ब है इज, उसका प्रयोग करते वाक्य बनाएंगे। इज मीरा ए ब्यूटीफुल गर्ल।
किसी भी व्यक्ति के नाम को लिखते समय हम उसका पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर मीरा का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा। एक और उदाहरण, क्या सोहन बीमार नहीं है? इज सोहन नॉट इल? क्या तुम ईमानदार नहीं हो? आर यू नॉट ऑनेस्ट? क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? एम आई नॉट ए डॉक्टर? एक दूसरे टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद अपने सब्जेक्ट के वचन के अनुसार हम इज या आर या एम में से कोई एक प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वाक्य का जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है उसको प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग भी हुआ है तो नॉट का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट के साथ वाक्य को समाप्त करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ये बड़ा ही कॉमन सा सेंटेंस होता है, व्हाट इज योर नेम? यहाँ पर क्या बीच में आया हुआ है, तब हम शुरुआत में व्हाट का प्रयोग करेंगे। मोहन इस समय कहाँ है? कहाँ एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो बीच में आया है। वेयर इज मोहन नाउ? या हम नाउ के स्थान पर एट दिस टाइम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुम ईमानदार क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट? मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ? वाई एम आई नॉट ए डॉक्टर? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वेयर इज योर फादर? यहाँ पर पिताजी जो हैं वो एक वचन है, क्योंकि पिताजी अपने आप में एक ही होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पिता एक होते हैं। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे, वेयर इज योर फादर? तुम्हारी पुस्तक कौन सी है? विच इज योर बुक? तुम्हारे कक्षा अध्यापक कौन है? हु इज योर क्लास टीचर? अब कुछ सेंटेंस जो मैंने बीच में भी डिस्कस किया था एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्या किसान गरीब नहीं होता है? इज द फार्मर नॉट पुअर? यहाँ पर वाक्य में होता है आया है, लेकिन सेंटेंस इज आर एम वाला है क्योंकि इसमें होना क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसान गरीब क्यों होता है? वाई इज द फार्मर पुअर? इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी कभी हमसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या यह जांचने के लिए कि क्या हमने वाक्यों की पहचान अच्छे से समझी है या नहीं, हमसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार का वाक्य पूछकर ट्रांसलेट करने को कहा जाता है, तो मोस्टली उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेते हैं या कुछ न कुछ गलती कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस पहले से हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो उनको भी वॉच करें और अपना रिव्यू हमको दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।